कभी कभी लोकतंत्र को बचाने के लिए पता है संविधान को ही बदलना पड़ता है। 1978 का 44वां संशोधन कुछ ऐसी ही कहानी है। एक ऐसा सुधार जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास की दिशा ही बदल दी और लोकतंत्र को एक तरह से बचाया। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक पूरे लोकतंत्र को बचा सकता है? 44वें संशोधन की कहानी हमें बताती है कि इसका जवाब हाँ हो सकता है। देखिए, 44वें संशोधन को समझने के लिए हमें पहले उस संकट को समझना होगा जिसने इसे जन्म दिया। तो चलिए जरा उस दौर में वापस चलते हैं जब भारतीय लोकतंत्र सच में खतरे में था। तो कहानी शुरू होती है 1975 से, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा और सब कुछ थम सा गया। ठीक एक साल बाद 1976 में 42वां संशोधन लाया गया, जिसने सत्ता का सारा संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन फिर 1977 में जब आपातकाल हटा तो जनता पार्टी की सरकार सिर्फ एक वादे पर सत्ता में आई, लोकतंत्र को वापस पटरी पर लाने का वादा। तो इस 42वें संशोधन में आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी क्या? असल में इसने सरकार को बेहिसाब ताकत दे दी थी, अदालतों की शक्ति को कम कर दिया था और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कह सकते हैं लगाम लगा दी थी। ये एक ऐसा असंतुलन था जिसे ठीक करना नई सरकार के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए उस संकट की सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर 44वें संशोधन को पेश किया गया। ये सुधार की एक नई सुबह थी। इस संशोधन का मकसद बिल्कुल साफ था। 42वें संशोधन ने जो भी नुकसान पहुंचाया था उसकी भरपाई करना, मतलब पावर के बैलेंस को वापस लाना और ये पक्का करना कि नागरिकों की आज़ादी पर फिर कभी कोई आंच ना आए। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इस एक संशोधन ने संविधान में क्या-क्या बड़े बदलाव किए और लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी बदलाव वो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के नियमों से जुड़ा था। इन नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया गया। ये बदलाव बहुत ही जरूरी है। सोचिए, आंतरिक अशांति, ये कितना अस्पष्ट शब्द है। इसका तो कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। तो इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, जिसका एक ही सीधा मतलब है देश के खिलाफ हथियारों के साथ विद्रोह। और तो और अब सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से इमरजेंसी नहीं लग सकती थी, नहीं, बल्कि इसके लिए पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सहमति जरूरी कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी लॉक था ताकि इसका कभी गलत इस्तेमाल न हो सके। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव आया वो था मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर, और ये एक ऐतिहासिक बदलाव था, खासकर आपातकाल के दौरान। इस संशोधन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीने का अधिकार और अनुचित सजा से सुरक्षा का अधिकार किसी भी हाल में, मतलब इमरजेंसी में भी छीने नहीं जा सकते। ये नागरिकों के लिए सबसे बड़ी गारंटी थी कि सरकार की शक्ति की भी एक सीमा होती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी की स्थिति में बदलाव। तो हुआ क्या? पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। इसकी वजह से सरकार के लिए विकास से जुड़े काम करना या जमीन से जुड़े सुधार लाना मुश्किल हो रहा था। तो इस संशोधन ने इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार विकास कार्यों के लिए कानून के तहत संपत्ति ले तो सकती है, लेकिन किसी को भी उसकी संपत्ति से मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी कई और जरूरी सुधार किए गए। पहला तो ये कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह एक बार फिर से सोचने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ये एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस है। दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल जिसे 6 साल कर दिया गया था, उसे वापस 5 साल पर लाया गया। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था, अदालतों की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। इससे न्यायपालिका की आज़ादी फिर से स्थापित हुई। तो इन सब बदलावों का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? इन सभी सुधारों ने मिलकर भारत के लोकतंत्र को वापस उसकी नींव पर मजबूती से खड़ा कर दिया। चलिए इन सभी मुख्य पॉइंट्स को एक साथ फटाफट देखते हैं। तो देखिए, एक नज़र में सब कुछ साफ है। राष्ट्रीय आपातकाल के नियम सख्त हो गए, मौलिक अधिकारों की गारंटी मिली, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना, राष्ट्रपति की भूमिका में संतुलन आया और विधानसभाओं का कार्यकाल भी सामान्य हुआ। ये सभी बदलाव लोकतंत्र को मजबूत करने वाले स्तंभ साबित हुए। कुल मिलाकर 44वां संशोधन सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच है।
ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक आज़ादी और जवाबदेह सरकार की गारंटी देता है और ये पक्का करता है कि सत्ता का संतुलन कभी ना बिगड़े। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि 1978 में बनाए गए ये सुरक्षा कवच आज के समय में कितने प्रासंगिक और कितने मजबूत हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।